हम और आप। नाज़रीन, आपको सबको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान में पे दर पे तबाहीकारियाँ ही तबाहकारियाँ हो रही हों, चाहे चाहे वो सियासी मैदान में हो, चाहे मुआशी मैदान में हो। और अब एक कुदरती आफत का सामना है पाकिस्तानी कौम को, और न सिर्फ पाकिस्तानियों को इस पर दुख है, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ इंसानियत के नाम लेवा लोग हैं वो इन तबाहकारियों पर अफसुर्दा हैं, दुखी हैं। और यही नहीं, बल्कि अपना हिस्सा कुछ न कुछ मिनहसुल कौम उसमें डाल रहे हैं ताकि उन तबाहकारियों का मदावा हो सके, ख़ासकर सैलाब की तबाहकारियों का। जैसे सैलाब का पानी कम होता जाएगा, जिंदगी वापस अपने डगर पे जाती चली जाएगी, रवा दवा हो जाएगी। और ये तो शुरू हो गया है। आप देखिए कि सैलाब का ख़तरा अभी टल नहीं गया, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, सैलाब के मुतासरीन की आहोज़ारियाँ आप और हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मगर पाकिस्तान में कल से सियासत फिर रवां दवा है, फिर वही रोना है कि फ़लाँ पार्टी को बैन लगा दिया जाए, फ़लाँ लीडर को नाअहल करार दे दिया जाए, फ़लाँ लीडर को मुल्क में ना आने दिया जाए। एक दूसरे पर बहतान तराशियाँ, इल्ज़ाम तराशियाँ जारी हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं। मैं आज सबसे पहले आपके सामने एक ऐसे ऐसा इक़्तिबास पढ़ूँगा जो हमारे दोस्त पाकिस्तान से, बल्कि आजकल तो वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, मुअज़्ज़म सईद ख़ान, उन्होंने मुझे एक तहरीर भेजी है जो शायद इक़्तिबास है किसी एक मुस्लिम स्कॉलर की तकरीर से, मगर वो वाकई बहुत ही खूबसूरत बात है। यानी वो आप सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों और हमारे मुल्क में जो सियासी उखाड़ पछाड़ होती है उसके बारे में। दुश्मनों की फौजें खड़ी हुई और उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू किया। तीर, तलवार, नेज़े, भाले, हर किस्म के आलात जंग थे। दिन भर खून खराबा होता रहा। बिलाखिर शाम हो गई, जख्मियों की मरहम पट्टी होने लगी। जो मारे गए उन्हें दफनाया गया। ये लड़ाई ईरान के शहर किरमान के वाली और अल बोया के अमीर अज़दुद्दौला में हो रही थी। हमला किरमान पर हुआ था और अज़दुद्दौला हमला आवर था। किरमान के वाली ने जब देखा कि हमला आवरों की ताकत बहुत ज़्यादा है तो किला बंद होकर लड़ने लगा। उधर अज़दुद्दौला की बहादुर फौजें लड़ते लड़ते किला के बिल्कुल करीब पहुंच गईं और किला की फतह अब कुछ ही देर की बात थी। अमीर अज़दुद्दौला को ये फिक्र थी कि किला जल्द अज जल्द फतह हो जाए, क्योंकि शाम सर पर थी। लड़ाई बेशक हथियारों का खेल है, लेकिन बहादुरी सिर्फ हथियार चमकाने का नाम नहीं। एक मर्तबा जो कुछ इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, उसका मतलब है कि बहादुर वो नहीं जो दुश्मन को पछाड़ दे, बहादुर वो भी है जो गुस्से को काबू में रखे। और भी कई सूरतें हैं जिनसे बहादुरी का इजहार होता है। दुश्मन काबू में हो और दुश्मन काबू में हो और उस पर आपका खौफ भी हो, तो ये एक अजीब सी सूरत पैदा होती है। दुश्मन काबू में हो और उससे बदला ना लिया जाए, ये भी बहादुरी है। सब्र करना भी बहादुरी है। जिस दिन अज़दुद्दौला का लश्कर किला की दीवारों तक पहुंचा, उस दिन खूब घमसान का रंग पड़ा। दोनों तरफ की फौजों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन फैसला कुन मार्का से पहले ही शाम हो गई। फौजें अपने अपने खेमों में चली गईं। कुछ देर में देखा कि किला की एक तरफ से देगें ही देगें चली आ रही हैं। अमीर अज़दुद्दौला का पहले तो माथा ठनका, फिर देखा तो गर्मा गर्म खाने की खुशबू। दिन भर की भूख भूख थकन से चूर फौज, सालार और अमीर सब ने खूब पेट भर कर खाना खाया।
کھانے سے فارغ ہو کر امیر نے اپنے دشمن قلعہ کرمان کے امیر کو پیغام بھیجا کہ کچھ معلوم ہو سکے آخر یہ معاملہ کیا ہے کہ دن میں لڑائی اور شب ہوتے ہی حملہ آور فوجوں کی ضیافت، اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب آیا کہ لڑنا اعلان بہادری ہے اور دشمن کو کھانا کھلانا شان بہادری ہے۔ آپ میرے دشمن سہی لیکن میرے شہر میں مسافر ہیں، اور پھر قلعہ کے اتنے قریب آ کر تو آپ میرے پڑوسی بن گئے ہیں۔ یہ بات مروت اور شرافت سے بعید ہے کہ آپ مسافر ہوں اور پڑوسی ہوں اور خود پکا کر کھائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امیر اسدالدولہ شیر جوان تھا، میدان جنگ میں تو ڈھیر نہ ہو سکا لیکن اس شان بہادری کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، کرمان کے لوگوں نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر واپس جا رہا ہے۔ کسی نے امیر سے پوچھا کہ تم تو کرمان فتح کرنے آئے تھے؟ امیر نے کہا ہاں، لیکن ہار کر جا رہا ہوں، ایسے بہادر سے کیا لڑنا۔ تو جناب، یہ بات کاش ہم مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستانیوں کو یہ سمجھ میں آ جائے بات کہ بہادری ہے کیا۔ کیا ایک دوسرے کو حکومتوں سے گرانا بہادری ہے؟ ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا بہادری ہے؟ کیا ایک دوسرے کو برے الفاظ سے پبلکلی یاد کرنا بہادری ہے؟ یا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، اختلافات شائستگی سے کرنا، یہ بہادری ہے؟ اور خاص کر ایسے میں کہ جب آپ کا ملک ایک دوراہے پہ کھڑا ہو، آپ کے ملک کے لوگ بھوکے مر رہے ہوں، افلاس سے، معیشت کی تباہی سے، سیاست میں دہشت گردی سے اور آسمانی آفات سے، ایسے وقت میں دشمن بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھتے ہیں اور دکھی انسانوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ مل جل کر کرتے ہیں۔ تو کاش ہمارے میں تو خیر جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پہ وہ حکومت جو حکمرانی کرتی ہے وہ بھی اپنے لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرتی ہے، چاہے پینڈیمک ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے بارشیں ہوں، چاہے طوفان ہو۔ مسیسپی میں بھی آج کل سیلاب آیا ہوا ہے اور وہاں لوگوں کو پانی پینے میسر نہیں ہے، اس لیے کہ سیلاب کا پانی گندا ہے، نہیں پی سکتے۔ وہاں کے لیے بھی وہاں کی انتظامیہ بے تحاشا بھاگ دوڑ کر رہی ہے اور سسٹمیٹک وے میں ان کی مدد کر رہی ہے، انتظام کرتے ہیں، اسکولوں کو خالی کرا دیتے ہیں، چرچز کو خالی کرا دیتے ہیں، مساجد میں لوگوں کو لے آتے ہیں اور وہاں پہ کوئی مذہب کا فرق نہیں ہوتا۔ آخر پاکستان میں کیا ہوا کہ سیلاب کب آیا ہے، تباہیاں کب ہوئی ہیں، ان کی جھگیاں کب تباہ ہوئی ہیں، اور آج بھی لوگ وہیں پہ موجود ہیں اور آپ ہیلی کاپٹر سے سامان پہنچا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے آپ امدادی سامان پھینک رہے ہیں جو ان کو مل بھی نہیں پا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا قیاس ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے کہ آپ کے ملک پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ ان لوگوں کی مدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ ہمارا لوٹ چکا ہے۔ یہاں پر ہم آگے جا رہے تھے، انہوں نے زبردستی ہم سے چھین کے سب کچھ ہمارا لوٹ لیا۔ یہ دیکھیے ہماری ٹرک کی کیا حالت کر رہی ہے، لوگ دیکھیے یہ لوگ کیا حالت کر رہے ہیں ہماری ٹرک۔ ہم لوگ یہ یہاں پر راشن تقسیم کرنے آئے تھے سیلاب زدگان کے لیے، لیکن اس طرح سے یہاں پر یہ ٹرک سے لوٹ لیا گیا۔ اگر اس طرح یہ ایک تو منظر آپ نے دیکھا اور ظاہر ہے کہ لوگ بھوک سے، پیاس سے جس طرح وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں متاثرہ علاقوں میں، تو وہاں کے لوگ کیا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ انتظامیہ جو کام کر رہی ہے وہ بہت ہی بے ہنگم طریقے سے کر رہی ہے، وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جب لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو جو امدادی سامان اپنے ہدف پہ جا رہے ہیں لے کر لوگ اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کی اور ایک وائلنس ویڈیو مجھے کسی نے بھیجا ہے، ہوگا کہ کیا وائلنس ہو رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں۔ فوج آ گئی، فوج کو مارا بھائی، فوج کو مارا، فوج کو مارا ہے۔ چلے نکلو، لاٹھی چارج کر رہے ہو۔ بدماشی
आपने देखा नाजरीन, तो आखिर बात यह है कि कोई सिस्टमेटिक वे से पाकिस्तान में काम क्यों नहीं होता। आज तो सैलाब आए हुए कई दिन हो गए हैं, मुतासर लोगों की हालत के बारे में आपका टीवी मीडिया, आपका सोशल मीडिया, आपके आम लोग चीख कर बता रहे हैं। आखिर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इंतज़ामिया के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं मौजूद, कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि जिसके तहत वहाँ से मुतासर इलाकों से लोगों को एवेक्यूएट करा के आप शहरों में लाएं, आप करीबी शहर में ले जाएं, उनको रखें, उनको वहाँ इमदाद करें, और जो उनके इलाके हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। ये तो बहुत सीधा साधा सा आसान सा मामला है, लेकिन लगता ये है कि वहीं पे जहाँ पे उनकी झुग्गियाँ तबाह हो चुकी हैं, वहीं पे आप सामान हेलीकॉप्टर पे फेंक रहे हैं और दे रहे हैं। और आप देखिए, एक वीडियो में मुझे अभी मेरे दोस्त ने भेजी है और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह इमदादी सामान दिया जा रहा है। ये अकल के पैदल लोगों का ये हाल है कि कौन है ऐसा, यानी मुल्क में कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। आप ये देखिए, वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या अंजाम है, किस तरह से इमदाद दी जा रही है। ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो है रिलीफ, जिसमें राशन लेके आ रहे हैं, ये देखो ये फेंक रहे हैं, राशन फेंक रहे, वो सारे नीचे पट जाते हैं। ये देखो, ये आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं और ये सारे नीचे फेंक के ये पट जाते हैं। ये देख रहे हो, ये देखो, ये आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। आप देखो ये पट गए, देखो ये तो रिलीफ नहीं है, ये तो आवाम को ऐसे बेवकूफ बनाने की चक्कर कर रहे हैं। ये देखो, आवाम को यहाँ पे बुलाया कि भाई आ जाए, आपके लिए राशन लेके आ रहे हैं। अभी एली का जो है यहाँ पे ग्राउंड भी बना हुआ है, सब कुछ है कि वो जो है ग्राउंड कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ऊपर से जो है राशन फेंक रहे, जो सारे नीचे पड़। जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पत्थर के ज़माने में लोग रह रहे हैं, और उन लोगों को, पत्थर के ज़माने में रहने वालों के चंद लोगों के हाथों हेलीकॉप्टर भी है, और वो किस तरह से इमदादी सामान इन मुफलिस लोगों को, जिनके मकानात बह गए हैं, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनको इमदाद किस तरह से दी जाती रही है। जनाब, 2005 में भी ज़लज़ला आया था, 2010 में भी सैलाब आया था, और ज़लज़ला तो खैर अपनी तारीख़ का बहुत ही दहशतनाक, खौफनाक ज़लज़ला था। उसमें भी पाकिस्तान भर से लोगों ने इमदाद की, मुतासरीन की, और सैलाब में भी की। और सिर्फ पाकिस्तान भर में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया ने आपकी मदद की, लाखों डॉलर आपको दिए, यूएनओ की अपील पे भी दिए, 2010 के सैलाब में भी दिए। मगर आपको मैं तल्ख बातें बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे 2010 के सैलाब के लिए, जहाँ और बड़ी बड़ी तंजीमों ने, रफ़ाई तंजीमों ने इमदाद की थी, वहाँ हमारी तंजीम फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी ने भी उस इमदाद की थी। और यहाँ से हमने बॉक्स बनाए थे, जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी वहाँ से PIA की तरफ से कि ये लिस्ट है सामान की जो आपको देना है ताकि वो ख़राब ना हो पाए। और उनके बॉक्स हमने वेयर हाउस ले के किराए पे, और उसमें वॉलंटियर्स हमारे बैठे थे, जिसमें औरतें, बच्चे, मर्द सब थे। हमने बॉक्सेस तैयार करते थे और हम फिर ट्रक पे लाद के हम एयरपोर्ट पे ले जाते थे, वहाँ PIA वालों को देते थे। बहुत से हमारे दोस्तों ने दूसरे स्टेट से खेमे बना के, खेमे ख़रीद कर उनको वहाँ PIA के ज़रिए वहाँ फ्री भिजवाया था। लेकिन अफसोसनाक और दुख का पहलू ये है कि हमें बाद में टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के ज़रिए प्रूफ के साथ ये मिला कि खेमे उन स्टिकर्स के साथ जो यहाँ से गए थे, जो फलाही तंजीमों ने भेजे थे, वो और बॉक्सेस जो सामान के थे, वो बाज़ार में खुले आम बिक रहे थे, बड़े बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में। यानी वो मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँचे। आज बैरून मुल्क पाकिस्तानी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वो इमदाद भेजे तो कैसे भेजें। वो तड़प रहे हैं अपने लोगों की मदद के लिए, मगर उनके पास ज़राए नहीं है, वो एतमाद नहीं करते, उनको ट्रस्ट नहीं है किसी पे कि वो किसको भेजें और क्या भेजें और कैसे भेजें, इसलिए कि माजी हमारे सामने है। क्या ऐसी तबाहकारियाँ पहले नहीं हुई? क्या आइंदा के लिए इक़दामात किए गए?
आज जो मैक्सिमम जो मकानात, जो आबादियाँ जो मुनहदिम हो रही हैं, वो उन्हीं कच्चे मकानों की हैं जो 2005 में ज़लज़ले के वक्त भी थी, जो 2010 में सैलाब के वक्त में भी थी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली हुई? क्या उनको मकान बनाकर दिया गया? क्या उनको वहाँ से मुंतकिल किया गया किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो महफूज रह सकें? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इमदाद मिली थी या नहीं मिली थी, आपको सबको मालूम है। आप इस दुनिया में रहते हैं जहाँ के अब इंफॉर्मेशन बहुत आम अवेलेबल है। आप अखबार, टीवी, सोशल मीडिया के ज़रिए सब कुछ मालूम होता है किस मुल्क ने कितनी इमदाद दी, 2010 में भी, 2005 में भी। वो कहाँ गई रकम, वहाँ कहाँ कर खर्चा हुआ? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ हुआ कि आइंदा कुछ ना हो सके? मुतासरीन को कितने मकानात बनाकर दिए गए? आज फिर वही हो रहा है। मकान उनको मुंतकिल नहीं किया गया। क्यों नहीं मुंतकिल किया गया? क्या पाकिस्तान में स्कूल बंद हो गए हैं? क्या पाकिस्तान में मसाजिद नहीं है जहाँ पे उनको ला के रखा जा सके, जहाँ पे स्कूल में उनको रखा जा सके? ये भी इत्तलात हैं, और ये 2010 में भी हुआ है, 2005 में भी हुआ है कि ख़ासकर सियासी अपने मफादात की खातिर मुतासरीन को उठाकर बड़े शहरों, ख़ासकर कराची में लाया गया और उन खाली अपार्टमेंट्स में उनको दाखिल कर दिया गया और उन्होंने उन पे कब्ज़ा कर लिया। और उसमें मुतासरीन नहीं थे, मुतासरीन के नाम पर बहुत से लोग लाए गए थे और वो उनमें आज तक मौजूद हैं। और इत्तलात के मुताबिक फिर अब यही खेल खेला जा रहा है। तो लाहौर, कराची, ये बड़े शहर सिर्फ इसी के लिए रह गए हैं? क्या हुकूमत और इंतज़ामिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो आर्जी कैंप कायम नहीं कर सकते? क्या उनके पास इतनी रकम इमदाद की नहीं पहुंचती है कि वो उनके लिए आर्जी कैंप बनाएं, वहीं पे सिस्टमेटिक वे में उनको खाने पहुंचाए जाएं? मेरी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ कराची से और लाहौर से भी हो रहा है। सिर्फ कराची से अरबों रुपए की इमदाद इस सैलाब में भी भेजी जा रही है। मगर मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से वहाँ पे बद इंतज़ामी है और कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब आइए एक और पहलू की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे सवात में ख़ास तौर से बड़े बड़े होटल्स मुनहदिम हुए हैं। और आपको मैं उसकी एक वीडियो दिखा भी देता हूँ। वैसे तो आपने देखी हुई है, इसके बारे में हम फिर दोबारा अभी बात करेंगे आपके सामने, जो हक़ायक़ हैं और तल्ख़ हक़ायक़ हैं। ये होटल है, इसका नाम है हनीमून होटल। और इसके बारे में कहा जाता है कि हनीमून एक मगरबी ज़रिया अबलाग में ये रिपोर्ट छपी है और अभी छपी है। हनीमून होटल को पहली मरतबा नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि 2010 के सैलाब में ये होटल पूरी तरह मुतासिर हुआ था। होटल के मालिक ने बताया कि उनका होटल 2010 में तबाह हो गया था, लेकिन तासुर ये था कि बस फिर यहाँ इतना सैलाब कभी नहीं आएगा। उसके अलावा 2010 का सैलाब तारीख का एक बड़ा सैलाब था। यानी आप सोचिए कि जो मालिक है और वो होटल बनवा रहा है, उसने कहा कि 2010 में तबाह हो गया था, लेकिन तासुर ये था कि अब यहाँ इतना बड़ा सैलाब नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि दोबारा तामीर के बाद उन्होंने होटल की हिफाजत के लिए एक सेफ्टी वॉल भी तामीर की थी, लेकिन 2 वर्ष पहले इंतज़ामिया ने तजावुज़ात के तहत इसे हटा दिया था। अगर वो सेफ्टी वॉल होती तो आज शायद इतना नुकसान नहीं होता। उनसे जब कहा गया कि वीडियो से तो ऐसा लगता है कि इसकी बुनियादें हिल गई होंगी, तो उनका कहना था कि बुनियादों के साथ बड़ा पत्थर टकराया है जिससे नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी मरम्मत हो जाएगी और जो नुकसान पानी से हुआ है वो उम्मीद है ज़्यादा नहीं होगा। जनाब, ये जो होटल जिसको आपने गिरते हुए देखा था, ये बिल्कुल लबे दरिया है और इसे मैंने भी देखा है। जब मैं 2003 में शायद गया था मैं, और मैंने वहाँ देखा था। तो वहाँ वो इस वक्त ये
वहाँ पे होटल मौजूद 2000 नहीं, मैं बाद में गया था, लेकिन मैंने देखा था कि ये होटल वहाँ पे मौजूद था और नया नया बना था। और मैं आज बता दूं इसके बारे में कि इसके 130 से ज़्यादा कमरे इसमें थे और इसमें बड़े बड़े लोग आके रहते थे। और इसकी जो बिल्डिंग थी वो भी किसी बड़े इंसान की थी, यानी उनका नाम भी मैं शायद बता दिया है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन उनका ये होटल था और वो तबाह हुआ। और वो लबे दरिया था और दरिया के किनारे एक बड़ा नाला भी था, उस नाले के ऊपर ये इमारत बनी हुई थी। उसका एक पिलर सड़क की जानिब था, एक पिलर नाले में था और दूसरा पिलर उस दरिया के अंदर था। और जब बड़ा पत्थर, इंसान से भी बड़े कद का पत्थर जब आए और जाके बुनियादों से टकराए तो उस होटल का क्या बनेगा? कानून क्या कहता है इसके बारे में? इस बारे में बहुत बातें हो रही हैं। सन 2010 के सैलाब के बाद तो ये समझा जा रहा था कि अब दरिया के किनारे तामीरात की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी तामीरात धड़ाधड़ जारी थी और सूबे में सयाहत के फ़रोग़ के नाम पर तो ऐसा लगता था कि सब कुछ जायज़ करार दिया जा रहा है। ये सब कानून के मुताबिक नहीं था और इस पे कोई पूछने वाला नहीं था कि इसकी इजाज़त मिली है या नहीं मिली है। अगर इजाज़त दी गई है तो क्या कानूनी दी गई है? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इसके बारे में अफसोसनाक बातें हैं कि जो अफसोस की हद तक बस अफसोस ही किया जा सकता है। और इस बारे में मैंने आपको ज़िक्र कर दिया कि मजबूरी ये है कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो माजी के तजुर्बात इतने तल्ख़ हैं कि वो अब इस बात से परेशान हैं कि वो मदद किस तरह करें। अब ज़्यादातर जो सूरत हाल हो रही है वो ये कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जैसे हेल्पिंग हैंड है, नाम मुझे लेना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लेता हूँ कि वो काम कर रहे हैं अच्छा, फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी है और दूसरे मुख्तलिफ लोग हैं, एजाज बल्खी साहब हैं कैलिफोर्निया से, वो हमेशा चैरिटी का काम करते हैं। वो पाकिस्तान में कुछ अदारे हैं उनके ज़रिए मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से पैसे रकम जमा करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस मिल के और वो अपने बंदों को भेज रही हैं, भेजना शुरू किया उन्होंने कि वो जाके खुद निगरानी करेंगे उन इमदाद की। तो जो लोग यहाँ पे अमेरिका में इस सिलसिले में हेल्प करना चाहते हैं वो खुद देखें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके साथ उनका तजुर्बा अच्छा है। और फिर ज़ाती तौर पे पाकिस्तान में भी बहुत से अदारे हैं जिनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। और मुझे बताया गया है और मैंने ख़ुद भी सुना है और बहुत से लोगों ने मुझे आज रिकमेंड किया है कि मैं उनकी बात को आप तक ज़रूर पहुंचाऊं, और वो हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जिन पर पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी भरोसा कर सकते हैं और यहाँ बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी भरोसा कर सकते हैं। मैं उनका एक वीडियो चला देता हूँ, आप में से जो लोग उनकी मदद करना चाहें, उनके साथ मिल के मुतासरीन की मदद करना चाहें, वो ज़्यादा अच्छा है कि मकान अगर वो बनवा रहे हैं तो वो एक सदका जारिया होगा। इसी तरह से और भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके JDP या कोई ऐसा नाम है, जिसमें ज़फ़र अब्बास के बारे में मैंने सुना है, मेरा ख़ुद तजुर्बा नहीं है लेकिन लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से और भी अल खिदमत के बारे में भी हुकूमत भी कहती है और पाकिस्तान की अपोजिशन भी कह रही है कि अल खिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है। उस सिलसिले में हमने दारुल की तरफ से एक इंतज़ाम किया है बलूचिस्तान में अपनी महदूद ज़राए के मातहत कि वहाँ पर लोगों की इमदाद की जाए और ख़ास तौर पर जो जिनके घर बिल्कुल तबाह हो गए हैं उनको घर बनाकर दिए जाए। इस काम के लिए हमने फ़िलहाल एक ख़ास बलूचिस्तान के इलाके में जहाँ बहुत तबाही फैली है वहाँ 100 घरों का हमने अपने ज़िम्मे लिया है कि 100 घर हम इंशाअल्लाह तामीर करके देंगे और हमें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से यह काम मुकम्मल कराएंगे। उसके लिए दावत आम है कि जितना जिसको तौफीक हो वो इस मद में अपना कोई पैसा लगाना चाहता हो तो उसके लिए हमारा दारुल का इस्तकबालिया हाजिर है। दारुल के इस्तकबालिया में जितनी भी कोई रकम जमा कराना चाहे
इस इमदाद के सिलसिले में तो वो जमा करा दे और इंशाअल्लाह बहुत बड़े अजीम अजर व सवाब का सबब बनेगा। ये ख़वातीन और हज़रात, आप इस तरह के लोगों के साथ रब्ता करें, ख़ुद रब्ता करें। आज के दौर ऑनलाइन का दौर है, आप रब्ता आसानी से कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में हेल्पिंग हैंड है, फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी हैं या ज़फ़र अब्बास हैं या अल खिदमत है या और कोई अदारे हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपका दिल मुतमईन है, आप हुकूमत के इमदादी रिलीफ फंड में भी दे सकते हैं। आप और भी जो सियासी जमात हो या कोई भी फलाही अदारा हो, अगर आपका उस पर आप उसका इत्मीनान है उनके ऊपर, तो आप उनके ज़रिए कीजिए, ज़रूर कीजिए। मगर मेरी बात सिर्फ कहने की ये है कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनता, प्लानिंग क्यों नहीं होती, कि किस तरह आप खाना ऊपर से टपका देंगे। आप क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से लोगों को पिक करते हैं, उनको ले जाते हैं महफूज मुकाम पर, कि जहां आप आसानी से उनको खाना भी दे सकें, उनको पानी भी दे सकें, उनकी सेहत के बारे में भी देख सकें। ये होता है एक मुहज़्ज़ब तरीक़ा।